हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं आप सब खूब मज़े में और खूब बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा एक टॉपिक है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अब तक क्लास 10th 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं या उससे अधिक भी पढ़ाई कर लिए हैं और उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रारंभ कहाँ से और कैसे करें। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे हैं, लक्ष्य एकेडमी रांची, डायरेक्टर वी कुमार। मेरा नाम वी कुमार हुआ और मैं पूरा नाम विजयंत कुमार मिश्रा, लेकिन ऑफिशियली वी कुमार से लोग जानते हैं, वी कुमार। और फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यहाँ पर सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाती है और अब तक यहाँ से हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पास करके अच्छे अच्छे जगह सरकारी नौकरी में गए हैं। अगर लॉकडाउन का ये समय 2020 से 2022 के समय को छोड़ दिया जाए तो लगभग प्रत्येक वर्ष यहाँ से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होता है। तो चलिए ध्यानपूर्वक हम लोग सीखेंगे। आज का जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो स्टूडेंट अभी तक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी प्रारंभ नहीं किए हैं या वे सोचते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कहाँ से करें। जैसा कि आप ये टॉपिक हमारा देख पा रहे हैं, प्रारंभ कहाँ से और कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए वन बाय वन सारा चीज पर हम लोग ध्यान देंगे और उन सभी टॉपिक को हम लोग आज टच करेंगे जिस पर स्टूडेंट ये सोचता है कि हम लोग किस तरह से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करें और हमें सफलता कब मिलेगी। तो इस तरह का चीज हम लोग चलिए समझते हैं और सोचते हैं और वन बाय वन देखते हैं जिससे कि आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो प्रारंभ कहाँ से, देखिए आप ध्यान दीजिए, प्रारंभ कहाँ से और कैसे करें, क्लियर, ये बड़ा प्रश्न होता है हम लोगों के सामने। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि अगर आप 10th एग्जाम पास कर लिए हैं, क्लास 10th पास कर लिए हैं, 12th पास कर लिए हैं, ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो भी चीज आप पढ़ाई किए हैं, तो पढ़ाई का एक सीधा सा मतलब है कि अगर मान लीजिए सबसे पहले हम लोग देखें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतियोगिता परीक्षा होता क्या है। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता क्या है। इसको अगर हम लोग समझ लेंगे तो समझिए कि आपका बहुत सारा समस्या का समाधान यहीं पर हो जाएगा, क्लियर। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता क्या है, ये हमारा पहला टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को हिंदी में प्रतियोगिता परीक्षा कहा जाता है, क्लियर। और ये प्रतियोगिता परीक्षा होता क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। ये प्रतियोगिता परीक्षा होता क्या है, तो प्रतियोगिता परीक्षा भारत में विभिन्न सरकारी सेवाओं में जाने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, एक एग्जाम लिया जाता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपको मेंस में लिखने के लिए भी आता है, जैसे जेपीएससी वगैरह का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, इस तरह का एग्जाम। तो इस एग्जाम में आप जितना अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, जितना अच्छा आप मार्क्स लाते हैं, उसी अनुसार आपके तैयारी के अनुसार आपका अंक आपको प्राप्त होता है और आप विभिन्न सरकारी नौकरियों में जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्या, कंपटीशन एग्जाम है क्या। दूसरी बात, तैयारी कैसे करें, क्लियर। तो आप ये बात समझ लीजिए कि भारत सरकार के पास आपको नौकरी देने के लिए उसने फॉर्म नहीं निकाला है, क्लियर, आपको छांटने के लिए फॉर्म निकाला है, ये बात आप समझ लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं कि भारत का जो है आबादी लगभग 1 अरब 30 करोड़ के आसपास है। 1 अरब 30 करोड़ में मान लीजिए अगर हम लोग युवा का बात करें तो 20-21 करोड़ युवा होगा, क्लियर। तो इतने सारे लोगों को सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, क्लियर। तो अब बात ये उठता है कि भाई जिन लोगों को भी सरकारी नौकरी दिया जाए तो किस टाइप के लोगों को दिया जाएगा। तो उसके लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा का निर्धारण किया जाता है जो कि लॉर्ड मैकाले के काल से चलता आ रहा है, क्लियर। और ये प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अपने कर्मचारियों और
चुनाव किया जाता है इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि हम लोगों का लक्ष्य, देखिए जितने भी मिडिल क्लास लोग होते हैं वो सभी का यही ध्येय होता है, यही वो लोग सोचते हैं कि भाई किसी भी तरह से हम लोग किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पास कर लें और हमारा एक सरकारी नौकरी हो जाए। लेकिन जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने से होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उन लोगों के घर वाला कभी ये नहीं सोचता है कि भाई हमको प्रतियोगिता परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी लेना है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस है पैसे वाले वर्ग के लिए और आम मतलब मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। तो ज्यादातर जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं वे मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं। उनके लिए ये ऑप्शन होता है बैंक, रेलवे, एसएससी। ज्यादातर स्टूडेंट के आप मुंह से यही बात सुनेंगे, बैंक, एसएससी, रेलवे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, जीडी, इस तरह का एग्जाम। और जो थोड़ा ऊपर लेवल में है वो लोग यूपीएससी का बात कर लेते हैं, क्लियर। तो आप अचानक से अगर ऐसे तो जितना भी मिडिल क्लास का लोग होता है जब वो लोग क्लास 10th या 11th 12th में होता है तो उन लोगों के लिए यही ध्येय होता है कि हमको यूपीएससी का तैयारी करना है और यूपीएससी में पास होना है, आईएएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनना है, क्लियर। लेकिन वक्त और हालात के चलते कुछ लोग यहाँ तक तैयारी भी प्रारंभ नहीं करते, क्लियर। और जैसे जैसे आप मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा आपको पता चल जाएगा कि गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप क्लास 10th में होते हैं तो आपका ध्येय होता है लगभग सभी स्टूडेंट का कि हम आईपीएस ऑफिसर बने, अपने एक आईपीएस परीक्षा हम पास करें जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है। यानी बहुत कम लोगों को आईएएस बनना होता है, क्लियर। आईएएस बनना होता है बहुत कम लोगों को, लेकिन आईपीएस बनना होता है अक्सर जो क्लास 10th क्लास में के आसपास पढ़ाई कर रहे होते हैं 10th 12th में, वे लोग आईपीएस का ख्वाब ज्यादा देखते हैं। क्यों? क्योंकि आईपीएस जो हम लोग आसपास में अपने जिला में, अपने शहर में एक आईपीएस ऑफिसर को देखते हैं, एसपी साहब को देखते हैं, तो भाई सबके मन में वो थोड़ा रुतबा घर कर लेता है कि हम लोगों को आईपीएस का तैयारी करना है। इसके बाद जब आप क्लास 12th पास करते हैं तो 12th पास करने में क्या होता है, अब आप 12th पास करने के बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या इस टाइप का डिफेंस वाला किसी भी एग्जाम में जीडी रैंक में भी जाने को तैयार रहते हैं और पढ़ाई प्रारंभ कर देते हैं। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब आप देखिए क्लास 10th में थे तो आप यहाँ आईपीएस के बारे में सोचते थे कि भाई हम आईपीएस बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे। लेकिन जब आप 12th किए तो आप बैंक क्लर्क या इस टाइप का नौकरी के पीछे भी अब शुरू कर देते हैं तैयारी करना अच्छी बात है, सही बात है, क्लियर। लेकिन आप कहाँ थे, आईपीएस आपका जो सोच था वो आईपीएस वाला था, आईएएस वाला था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ना, आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप आएंगे तो वहां पर क्या है, अब हम लोग रेलवे ग्रुप डी का भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, क्लियर। रेलवे ग्रुप डी भी भरना शुरू कर दिए और हम लोग सोच रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से हमारा सरकारी नौकरी हो जाए, क्लियर। मैं यहाँ पर मेरी बातों को नोट करिएगा, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रुप डी में जो लोग जाते हैं वो बुरा करते हैं या उन्हें नहीं जाना चाहिए, मैं बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमारा जो एम था उसमें कितना गिरावट आ रहा है, क्लियर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम सही समय पर सही काम करना प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हमें कहाँ से और किस लेवल पर स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो ध्यान दीजिए। क्लास 10th में आपका जो ध्येय था वो आईपीएस ऑफिसर रहा, यूपीएससी रहा, आईएएस रहा। तो डियर स्टूडेंट, ये मतलब 5 से लेकर के 10th 12th तक का पढ़ाई अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पास हो जाते हैं, खास तौर से एनसीईआरटी की किताबें, क्लियर। तो 10th तक ही आपको बढ़िया तरह से जाना है और 10th क्लास में आपने जो पढ़ा है उसको ध्यान में रखना है। उस किताबों को 10th के एग्जाम देने के बाद रद्दी के भाव पे बेच नहीं देना है, उसको रखना है, उससे तैयारी करना है, उससे पढ़ाई शुरू कर देना है।
क्लास 10th आपने पास किया तो 10th के बाद ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पर समझते हैं कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कौन कौन से विषय आते हैं, क्या क्या पढ़ाई होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोगों को मैथ्स पढ़ना होता है। मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहां आइए, यहां आइए, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। अभी हम लोग सारी चीज पर बात करेंगे कि कैसे हम लोगों को पढ़ाई करना है। क्लियर? करंट अफेयर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन आता है। तो मोटे तौर पर आपको 14-15 विषय पढ़ाई करना होता है। जो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। क्लियर? देखिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके, करंट अफेयर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। लगभग आपको 14 विषय 14 आपको पढ़ाई करना होता है। कैसे पढ़ें ये समझना है बात को। कुछ चीजों को आपको डेली रूटीन में लाना पड़ेगा। क्लियर? डेली रूटीन में किस तरह से आप काम करेंगे वो समझिए। देखिए, मैथ्स को आपने शुरू से पढ़ा होता है क्लास 10th से 5, क्लास 10th वाला मैथ्स जो आपने पढ़ा है अप टू 10th लेवल, वही आता है परीक्षा में। क्लियर? इसके बाद रीजनिंग शायद बहुत सारे स्टूडेंट रीजनिंग से उनका मुलाकात होता है 12th या ग्रेजुएशन के बाद। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्लास 10th के बाद ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर देना है और 10th के बाद ही आपको पढ़ाई में लग जाना है। क्लियर? जैसे देखिए, रीजनिंग आपके लिए एक नया विषय होगा, तो रीजनिंग चलिए छोड़ देते हैं, रीजनिंग को आप नया विषय के तौर पे बाद में पढ़ाई करेंगे। इंग्लिश, मिडिल क्लास फैमिली से जो जनरली बिलोंग करते हैं और जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनका इंग्लिश थोड़ा कमजोर होता है, इंग्लिश थोड़ा वीक होता है, और इसी इंग्लिश के चलते वो एसएससी और एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामों में बार बार फेल करते हैं। क्लियर? तो इंग्लिश के लिए हम लोगों को क्या करना है, इंग्लिश हम लोग कैसे पढ़ें, 1 बाय 1 हम लोग सारे चीज पर टॉपिक पर आएंगे। पहले थोड़ा थोड़ा समझ लें, इसके बाद पूरा भरपूर समझेंगे कि भाई इंग्लिश कैसे पढ़ें। देखिए, इंग्लिश के लिए आपको अपने जीवन में 2-3 आदत डाल लेना है। इंग्लिश हमारा मातृभाषा नहीं है, तो भाई इंग्लिश जब मातृभाषा है ही नहीं, और इंग्लिश स्कूलों में भी, सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, और इंग्लिश मीडियम जितने स्कूल हैं उनके यहाँ के भी बच्चों को आप देखिए तो इंग्लिश वो लोग बोल लेता है, लेकिन वो इंग्लिश उन लोगों को नहीं आता है जो अक्सर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के फॉर्मेट में प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। क्लियर?
तो इंग्लिश के लिए हम लोगों को क्या करना है? इंग्लिश के लिए आपको या तो आप कोई अच्छा किताब उठा लीजिए और उसमें से आपको 2 से 3 वर्ड एवरी डे आपको स्पेलिंग के साथ वर्ड मीनिंग याद करना है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, इंग्लिश के चलते बहुत सारे स्टूडेंट परीक्षा में फेल करते हैं और एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामों में उनका नहीं हो पाता कि सिर्फ इंग्लिश के वजह से। मैथ वगैरह बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं हो पाता। तो आपको 2 से 3 वर्ड हाथ पे लिख लेना है, कागज पे लिख लेना है और एवरीडे आपको याद करना है। ये नियम अगर आपने लागू कर लिया अपने जीवन में तो आपके पास एक अच्छा इंग्लिश का वोकैबुलरी स्टॉक मौजूद रहेगा। आप बहुत अच्छा लगभग 5000 10,000 वर्ड अगर आप इंग्लिश का याद कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, आप किसी भी एग्जाम में पास हो जाइएगा। क्लियर? साथ ही साथ जैसे मान लीजिए हम किसी को बोलते हैं कम हियर, तो कम हियर का मतलब क्या है? यहाँ आओ। तो कम हियर का एक्यूरेट मीनिंग क्या है, इस चीज को हम लोगों को समझना है, जो प्रतियोगिता परीक्षा का पैटर्न है। इसके बाद हिस्ट्री। क्लियर? तो ग्रामेटिकल एरर इंग्लिश पे ही अभी बात कर रहे हैं। ग्रामेटिकल एरर देखने के लिए आपको ग्रामर वगैरह तो आपने पढ़ा है, लेकिन अगर आप सिर्फ वोकैबुलरी 2-3 वर्ड आप डेली याद करते रहें तो आपके पास अच्छा समय है, 2 साल 3 साल समय है, इतना दिन में आपके पास अच्छा इंग्लिश का स्टॉक हो जाएगा। और जब वर्ड पावर आपके पास बढ़ेगा तो किसी भी परीक्षा में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जाता है, जो एक पैराग्राफ रहता है, उसको पढ़कर आपको समझना होता है कि ये पैराग्राफ, ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कहना क्या चाहता है। मान लीजिए इंग्लिश में कोई पैसेज हमने पढ़ा जिसका अर्थ है राम का घर उस पहाड़ के पीछे है, तो क्वेश्चन आया राम का घर कहाँ है? तो भाई उस पहाड़ के पीछे। तो जब आप इस बात को समझेंगे, इंग्लिश पढ़ के जब आप समझना शुरू कर देंगे, तब आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का 10 नंबर के सवाल में आप 10 नंबर ले आएंगे। एंटोनिम्स आएगा 5 नंबर का, सिनोनिम्स आएगा 5 नंबर का, आर्टिकल से क्वेश्चन होता है ए एन द से, जंबल वर्ड से भी क्वेश्चन होता है। तो मान लीजिए कि जंबल वर्ड आपको, जब आप ग्रामर बहुत अच्छा से आप जानते हैं तब आप जंबल वर्ड को कर पाएंगे। तो जंबल वर्ड क्या होता है? ऐसा एक सेंटेंस जिसमें सारा बात इधर उधर रहेगा, उसको आपको एक जगह मिलाकर उस सेंटेंस को पूरा करना होता है। तो मान लीजिए जंबल वर्ड ग्रामर का पार्ट है और ग्रामर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आता है तभी आप इंग्लिश कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर ग्रामर का पार्ट हम छोड़ भी देते हैं तो भी हमारा जो वोकैबुलरी से हमने 20, 25, 30 नंबर आराम से इंग्लिश में आ जाएगा। क्लियर? आपके पास अगर सिर्फ वर्ड पावर होना तो आप इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं। तो आज से ही आप 2 से 3 वर्ड, अच्छा वर्ड जो अक्सर आता है, तो कौन कौन सी किताबें इंग्लिश के लिए पढ़नी चाहिए? तो आप एस ढिलोन का एक किताब आता है उसको पढ़ सकते हैं, रेन एंड मार्टिन का किताब आता है उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन रेन एंड मार्टिन थोड़ा कठिन है, हार्ड है। हर एक लोग आपको ये सलाह देगा कि रेन एंड मार्टिन से पढ़िए, लेकिन वो हार्ड है। आप एस ढिलोन का किताब उठाइए और वहां से आप वोकैबुलरी करना शुरू कर दीजिए। क्लियर? उससे ही ज्यादातर परीक्षा में आता है। हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री आपने शुरू से पढ़ा ही है, हिस्ट्री को कुछ ट्रिकी बेस्ड बनाइए। अब जैसे बाबर कब आया, तो भाई बाबर बहुत लोग को याद नहीं है कब आया, तो 1526 में आया था बाबर। तो इस तरह का जो भी चीज है आप उसको एक इनोवेटिव आइडियाज के फॉर्मेट में ले जाइए और वहां से आप कुछ ट्रिक्स डेवलप करिए। और ध्यान रखिए, किसी का ट्रिक्स को कॉपी करने से अच्छा है कि अपना ट्रिक्स डेवलप कर लेना। क्लियर? तो किसी का ट्रिक्स को कॉपी शुरू में 2, 4, 10 कर सकते हैं कि वो किस तरह से बनाता है ट्रिक्स। क्लियर? इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे अलग अलग टीचर्स का, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद ज्योग्राफी जैसा कि आप पढ़े होते हैं, इसका भी आप ट्रिक्स डेवलप करिए, पॉलिटिकल साइंस का भी ट्रिक्स डेवलप करिए, और फिजिक्स की बात करें। क्लियर? यहाँ से देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हम लोगों को ट्रिक्स डेवलप कर लेना है। क्लियर? फिजिक्स में क्या करना है? फिजिक्स में बहुत ही नॉमिनल क्वेश्चन आता है, जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो ये तो बायो का क्वेश्चन मैंने बता दिया। फिजिक्स में जैसे एसआई मात्रक क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, एमकेएस क्या होता है। तो फिजिक्स में हल्का हल्का
क्वेश्चन आता है, क्लियर, जो क्लास 10th तक आप पढ़े होते हैं। केमिस्ट्री में भी हल्का हल्का क्वेश्चन आता है, इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए आप एक लूसेंट का किताब आता है, बहुत बेहतरीन है लूसेंट का किताब, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। तो लूसेंट का सामान्य ज्ञान आप ले सकते हैं, क्लियर। इसके बाद जीके, जीके और करंट अफेयर्स, ये एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जीके और करंट अफेयर्स, क्लियर। इसमें क्या किया जाए, देखिए आपको एवरीडे न्यूज सुनना है, न्यूज सुनना प्रारंभ कर देना है। जैसे मान लीजिए टीवी तो आजकल सभी के घर में है, अगर टीवी नहीं है तो मोबाइल है, आप मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए न्यूज से रिलेटेड। अब आपको किस टाइप का न्यूज सुनना है और किस टाइप का न्यूज देखना है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक न्यूज है अखबार में या टीवी में कि 4 दिन से भैंस मरकर सड़क के किनारे पड़ी हुई है, नगर निगम को इसकी कोई परवाह नहीं। इस टाइप का जो न्यूज है इससे आपको बचना है, क्लियर। इस तरह का न्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं आता है। आपको न्यूज में एवरीडे आपको न्यूज सुनना है, और उसमें क्या क्या सुनना है, प्रधानमंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री अभी कौन से देश की यात्रा पर है, हम लोग बुलेट ट्रेन किस देश के सहयोग से चलाना प्रारंभ करने वाले हैं, बुलेट ट्रेन के लिए हम लोगों ने कितना कर्जा ले रखा है जापान से, क्लियर। या फिर इस तरह का क्वेश्चन, बैंक रेट कितना है अभी वर्तमान में, आरबीआई के गवर्नर कौन है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का है, ये सारा कुछ आपको न्यूज में बताया जाएगा, क्लियर। और बैंक रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, ये सारा कुछ, मतलब जो परीक्षा में इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। जब भी आप न्यूज सुनने बैठिए, अपने पास एक कॉपी रखिए, छोटा सा डायरी रखिए, कलम रखिए, जो भी आपके पास पॉसिबल है, और जो बात आपको उसमें से न्यूज में बताया जा रहा है, कम से कम एवरीडे 10 ठो न्यूज का पॉइंट आप एवरीडे अपने कॉपी में नोट करिए। और आप देखेंगे कि जब आप नोट करना शुरू कर देंगे तो 1 महीना में ही आपके पास बहुत सारा करंट अफेयर्स का स्टॉक आ जाएगा, क्लियर। इसी तरह से अगर आप 1 साल समय व्यतीत कर दें तो निसंदेह आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, क्लियर। इसके बाद जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, तो इन सभी का हम लोगों को ट्रिकी वाइज पढ़ाई करना है, डिस्क्रिप्शन में पूरा पढ़ लेना है। पहले देखिए, पहले इसको डिस्क्रिप्शन में पूरा पढ़ लीजिए कि भाई बाबर, अगर मान लीजिए बाबर का उदाहरण इसलिए बार बार ले रहे हैं क्योंकि बाबर सभी स्टूडेंट के जुबान पे होता है कि सर हम लोगों को बाबर से याद नहीं हो पाता है या याद ज़्यादा रहता नहीं है। तो जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है, क्लियर, आप सभी का पहले तो खूब बढ़िया से उसको पढ़ लीजिए। और आप किताब कौन सा फॉलो कर सकते हैं, तो आप एक टीएमएच का किताब आता है बच्चे, ठीक है बच्चे लोग, एक टीएमएच का किताब आता है, ये बड़ा अच्छा किताब है ना। जो लोग कहीं क्लास नहीं कर पा रहे हैं वो लोग इस टीएमएच किताब को खरीद लें, थोड़ा मोटा सा किताब रहेगा, थोड़ा पैसा भी ज़्यादा लगेगा, उसमें लगभग 1200-1300 रुपया 1400 रुपये के आसपास मिलेगा, लेकिन बेहतरीन मटेरियल है, क्लियर। और यहाँ पर लूसेंट एक खरीद लीजिए, लूसेंट को पहले खूब बढ़िया से पढ़ाई कर उसको पूरा पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद टीएमएच पढ़ लीजिए। लूसेंट पढ़ने का भी तरीका है, क्या तरीका है, तो आपको लूसेंट में सब कुछ याद नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट है उसको याद करना है। जैसे लूसेंट का आप शुरू का जो है 4 पन्ना, क्लियर, लूसेंट किताब में जो शुरू का 4 पन्ना दिया है वैदिक सभ्यता तक, या मान लीजिए हम बौद्ध धर्म तक बता देते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म तक लूसेंट में हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है लूसेंट किताब से। इसके बाद आप विविध में चले जाएंगे, वहां पर क्या है, भारत में प्रथम महिला से दिया हुआ है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन छाट के पढ़ाई करना है। और टीएमएच खरीद लीजिए, जो स्टूडेंट कहीं किसी कोचिंग में नहीं जाते हैं, बहुत अच्छा किताब है, टीएमएच खरीद लीजिए और टीएमएच से खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक। और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को पढ़ाई करना है। तो देखिए 10th के बाद ही आपका लक्ष्य मोटे तौर पर निर्धारित हो जाना चाहिए कि भाई हमको जाना किधर है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी सेवा में जाइए, किसी भी नौकरी में जाइए, डिफेंस में जाइए,
बैंक में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, कहीं भी नौकरी करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक लक्ष्य निर्धारित रखिए और इस निर्धारित किए गए लक्ष्य का आप बढ़िया से तैयारी करिए। उससे होगा क्या कि अगर आपने यूपीएससी का तैयारी करना प्रारंभ किया है, क्लियर, आपने यूपीएससी का तैयारी करना प्रारंभ किया है, तो यूपीएससी सिर्फ एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आप इसका तैयारी शुरू से क्लास 10th से कर लेते हैं तो यूपीएससी में सिलेक्शन तो होगा ही होगा। और अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि यूपीएससी में सिलेक्शन आपका किसी कारण से नहीं हो पाता है, तो भी इसका जब आपने तैयारी किया है तो आप बहुत ही बेहतरीन इंसान बनकर निकलेंगे। और यहाँ से यूपीएससी की जब आप तैयारी करते हैं तो आपके पास ज्ञान का अपरंपार भंडार होगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी नौकरी तो लगना ही है। क्लियर? तो आपको तैयारी कितने दिन करनी चाहिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप क्लास 10th से ही तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 10th है, 12th है, 12th में 2 साल और ग्रेजुएशन में 3 साल। हालांकि अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है तो 3 साल ही अभी मान के चलते हैं, 5 साल का आपके पास बेहतरीन समय है। और जब आप 5 साल खूब बढ़िया से तैयारी कर लेंगे ना, तो आप खुद से सोच के देखिए ना, कोई ऐसा काम जो आप 5 साल से लगातार कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलना ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा सफलता। क्लियर? 5 साल ग्रेजुएशन करते करते तक कुछ स्टूडेंट का स्थिति मान लीजिए बहुत ज़्यादा खराब होता है, घर का आर्थिक हालात, तो भाई वो लोग क्या करें, तो वो लोग 12th पास करने के बाद जस्ट एसएससी जैसे एग्जामों में लग जाए। और कौन सा एग्जाम में लग जाना चाहिए तो आपको मैं बता रहा हूँ, एसएससी का किसी भी एग्जाम में आप तैयारी में लग जाइए। साथ ही साथ एक एचसीएम का फॉर्म आता है। एचसीएम का मतलब हो गया हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, है ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। अगर हाथ पैर ठीक ठाक है, हाथ पैर सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, टूटा फूटा नहीं है कभी, तो भाई आप एचसीएम का तैयारी आराम से करिए और ये अच्छा नौकरी है। एचसीएम +2 लेवल के बाद इसका फॉर्म निकलता है। फॉर्म निकलने के बाद आप इसमें दौड़ नहीं है। बहुत सारे लोग सोचेगा कि सर पुलिस वाला नौकरी तो दौड़ है, दौड़ नहीं है। इसमें फिजिकल बस आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, चेस्ट कितना है, ये सब मेजरमेंट किया जाएगा। और एचसीएम के तैयारी के लिए आप तैयारी तो आप करिए ही, पढ़ाई तो करिए ही, साथ ही साथ तैयारी तो आप करिए ही, साथ ही साथ आपको टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। तो 10th क्लास के बाद ही आप टाइपिंग जरूर सीखना शुरू कर दीजिए, है ना, टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिए। टाइपिंग में क्या है, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग, है ना। इंग्लिश में अभी का जो ट्रेंड भारत में चल रहा है 35 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है। दोनों या किसी एग्जाम में दोनों में से कोई एक। तो स्टूडेंट्स आप टाइपिंग करना जरूर शुरू कर दीजिए क्लास 10th के बाद। टाइपिंग सीखने से क्या हो जाता है ये हम आपको बता देते हैं। टाइपिंग सीखने से बहुत सारे कलरिकल कैडर का जो फॉर्म निकलता है उसमें आपका सिलेक्शन खूब बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन हम लोगों के समाज में जो स्टूडेंट, हमारे यहाँ भी लक्ष्य अकेडमी में भी जो लोग तैयारी करने आते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट का यही मत होता है कि सर पहले हम रिटन एग्जाम पास कर लेंगे, पहले हम रिटन एग्जाम पास करेंगे और रिटन एग्जाम पास करने के बाद हम टाइपिंग सीखेंगे। और टाइपिंग में क्या है, लोहा ही तो पीटना है, बस मशीन पे बैठ के लोहा को पीटना है, तो भाई टाइपिंग हम तुरंत 1 महीना में सीख लेंगे। लेकिन स्टूडेंट ऐसा होता नहीं है। आप जब टाइपिंग सीखना शुरू करेंगे ना, तो कम से कम इंग्लिश में सीखने के लिए अच्छा स्पीड आने के लिए 35 वर्ड पर मिनट स्पीड आने के लिए कम से कम आपको 1 साल का समय लगेगा, इससे कम समय नहीं लगेगा। और हिंदी में भी लगभग बराबर ही लगेगा। 30 वर्ड पर मिनट लाने के लिए ना आपको 1 ईयर का समय लग जाएगा। क्लियर? तो इंग्लिश और हिंदी ये दोनों टाइपिंग आपको सीखना चाहिए। अभी भी जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो लोग यही सोचेंगे कि सर टाइपिंग इतना हार्ड नहीं है जितना कि सर बता रहे हैं। लेकिन सर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम खुद बोर्ड ऑफ मेंबर में होते थे, जहां नौकरी के लिए सिलेक्शन होता था। हमने देखा हुआ है कि 1000 बच्चों में 10 तो बढ़िया टाइपिस्ट नहीं मिलता था। क्लियर? क्योंकि ये जो
आप स्पीड आपका ज़्यादा होगा, मैं मानता हूँ महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना में अगर बहुत अच्छा से आप टाइपिंग करते हैं तो स्पीड आपका ज़्यादा होगा, गलती भी बहुत होगा। क्लियर? तो 35 वर्ड पर मिनट बिना गलती के आपको टाइपिंग का स्पीड लाना है, तो ये काम आप कर सकते हैं। और लास्टली मैं आपको सिर्फ एक बात यही बताऊंगा कि आपको तैयारी शुरू करना है तो तैयारी कहाँ से शुरू किया जाए, तो तैयारी को क्लास 10th के बाद ही शुरू कर देना चाहिए। अगर किसी तरह से मान लीजिए क्लास 10th के बाद आप ये काम नहीं कर सके तो 12th के बाद तो डेफिनेटली आपको ये काम कर ही देना चाहिए, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर भी अगर नहीं कर सके तो ग्रेजुएशन के बाद करिए, लेकिन और तैयारी कितने दिनों तक करना है, तो आप ये बात मान के चलिए कि आपको 2 साल खूब बढ़िया से तैयारी करना है। 2 साल, 1 साल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा जरूर लीजिए। मेरा ये अपना व्यक्तिगत राय है आपके लिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा जरूर लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि शिक्षक जो हैं आप समझेंगे कि सर, आप हो सकता है अभी बोले कि सर खुद लक्ष्य अकेडमी चलाते हैं इसलिए बोल रहे हैं कि कोचिंग में आइए। नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबू। कोचिंग में जाने से क्या होता है, आप जो चीज़ अपने दिमाग से आप 6 महीना में करेंगे वो चीज़ कोचिंग क्लास के मदद से आप 20 दिन 10 दिन में कर सकते हैं। टीचर क्या है, टीचर लोग, मतलब टीचर के बारे में मैं बता रहा हूँ, टीचर लोग खुद भी बहुत पढ़ाई करते हैं और पढ़ने के बाद उसमें से जो एक बढ़िया निचोड़ होता है वो निकाल करके स्टूडेंट को देते हैं। तो 2 साल आप खूब बढ़िया से मेहनत करिए, जिसमें ये 2 साल का समय कैसा होगा, तो 1 साल कोचिंग क्लास में आप खूब बढ़िया से तैयारी करिए और उसका 1 साल रिवीजन करिए खूब बढ़िया से, और ये न्यूज वगैरह सुनने का काम चलता रहेगा। 2 साल खूब बढ़िया से तैयारी करिए और 2 साल तैयारी के बाद निसंदेह जिस एग्जाम में भी आप बैठेंगे उसमें आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा बढ़िया से। अब कितना देर पढ़ना है, क्लियर? तो मान लीजिए 2 साल आपको तैयारी करना है, तो देखिए कम से कम आपको 4 से 6 घंटा एवरीडे पढ़ना है और अधिक से अधिक 6 से 8 घंटा एवरीडे पढ़ाई करिए। इतना दिन 4 से 6 घंटा 2 साल अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सरकारी नौकरी 100% हो जाएगा, क्लियर? और कोशिश करिए कि सभी स्टूडेंट जिनके पास एज है, दैट मीन्स 10th 12th के बाद ही आपका ध्येय यूपीएससी होना चाहिए, क्योंकि अगर नौकरी अगर कोई है तो वो सिर्फ आईएएस का ही नौकरी है देश में, अच्छा नौकरी जिसको बोलते हैं, बाकी सब तो नौकरियां हैं, क्लियर? तो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि कब कहाँ कैसे शुरू करें, तो आज मैंने सोचा कि भाई मोटे तौर पर आपको कम से कम कुछ जानकारी तो हो ही जाना चाहिए। आप अगर 10th 12th के स्टूडेंट हैं तो मोटे तौर पर ये जानकारी मैंने आपको दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई जानकारी ऐसा हो जो मुझसे साझा करनी हो तो मेरा दिया हुआ नंबर 825265 पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप बात करिए, मुझे जितना आता होगा, मुझे जितना ज्ञान होगा उस अनुसार मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, तैयारी अगर आप सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप निसंदेह 10th और 12th के बाद ही तैयारी में लग जाइए। आप जहां भी जिस शहर में भी रहते हो, अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप कोचिंग क्लास में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल भी पैसा नहीं है, अगर मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी आजकल बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से मदद ले सकते हैं, यूट्यूब से मदद ले सकते हैं, बहुत सारा पढ़ाई का तरीका है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय अगर आप जानना चाहेंगे तो मेरा व्यक्तिगत राय ये है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाकर एडमिशन कराइए और कराने के बाद आप खूब बढ़िया से वहाँ पढ़ाई करिए और आपका देखिएगा कि जितना दिन में, मान लीजिए 6 महीना में जिस पढ़ाई को आप करेंगे ना, वो पढ़ाई कोचिंग इंस्टीट्यूट में 20-25 दिन में आपको पढ़ा दिया जाएगा।
क्यों? क्योंकि वहाँ पर फैकल्टी मेंबर अलग अलग होते हैं, वहाँ पर सारे टीचर्स खुद भी बहुत पढ़ाई करते हैं, उसका निचोड़ निकाल के आपको देते हैं। तो ये सारा चीज़ है। क्लियर? तो जिस तरह से आप पहला क्लास से लेकर क्लास 10th तक पढ़ाई किए, 12th तक पढ़ाई किए, तो क्या 12th तक पढ़ने के बाद 100% ये बात है कि आपका सरकारी नौकरी लग जाएगा? सेम उसी तरह से आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि आज तक आपने जितना पैसा बर्बाद किया, 10th 12th 5 6 7 8 9 10th जो भी क्लास आपने पढ़ाई किया, उस तरह से आप थोड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मेरे यहाँ नहीं, ऐसे कर रहे हैं तो हम अपना नंबर दिखा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आप जिस शहर में भी हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ का अच्छा इंस्टीट्यूशन में जाकर आप एडमिशन कराइए, खूब बढ़िया से पढ़िए और 2 साल अपने लिए, अपने ज़िंदगी के लिए जी लीजिए। 2 साल के बाद आपको किसी के आगे हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं होगा। ये मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि पिछले 10 साल से लक्ष्य एकेडमी इंस्टीट्यूट मैं भी चला रहा हूँ और यहाँ से बहुत स्टूडेंट का सरकारी नौकरी हुआ। तो मुझे पता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे 2 साल तो आपका कहीं ना कहीं, हाँ ये बात और है कि अगर सरकार वैकेंसी ही नहीं निकाली तो क्या करेंगे? तो इसमें आपका कोई मदद नहीं कर सकता है। लेकिन यदि सरकार अगर वैकेंसी निकालती है, आप पढ़े होते हैं 2 साल खूब बढ़िया से, तो आपका उस एग्जाम में नौकरी होने की चांसेस ज़्यादा होती है। क्लियर? और ये प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता कौन है? तो ये प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हम लोग जैसा मिडिल क्लास का ही जो घर से बिलोंग करता है वही लोग तैयारी करता है। एसएससी जीडी ये सब में कौन जाता है? मिडिल क्लास के लोग जाते हैं। अब क्या जो उद्योगपति, बड़ा बड़ा उद्योगपति का नाम, जैसे मैं नाम तो लेना नहीं चाहिए लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे टाटा है, मुकेश अंबानी जी हैं, इन लोगों का बच्चा क्या कभी एसएससी जीडी का तैयारी करेगा? नहीं करेगा। क्लियर? तो ये उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिए दिया कि अगर आप मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं तो आप समय को बिना बर्बाद किए हुए 10th 12th के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाइए। आपको बहुत कुछ जो आप सोच रहे हैं, सोचेंगे, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप तैयारी करना शुरू ही करेंगे ग्रेजुएशन के बाद, तब तक तो बहुत सारा फॉर्म जो 12th में आपका, मान लीजिए 12th पास करने के बाद जो फॉर्म निकल चुका है उसका तैयारी तो छूट जाएगा, है ना? तो इस तरह से आप तैयारी करिए। आपका जो भी डाउट हो, कितना विषय हम लोगों को पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, किस तरह से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। आपका जो भी डाउट हो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। फिर चलिए, थैंक यू वेरी मच। और कोई भी समस्या होने पर आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।